हेलो गाइस, मैं जितेंद्र आपका आपके यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए, आज का जो हमारा सेशन है वो है ईवीएस पार्ट नंबर 2। तो आज इसको करना प्रारंभ करते हैं। तो जल्दी से वीडियो को भाई शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए, और जो बच्चे नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, ध्यान देना बच्चे इस चीज़ के बारे में। आज जो हम पढ़ेंगे इससे पहले एक थोड़ी चीज़ जान लेते हैं। कालबेलिया एक जाति होती है जो किससे संबंधित होती है, याद रखना, जो सांप से संबंधित होती है। जिसके कालबेलिया जाति के एक बहुत फेमस यानी कि व्यक्ति हुए थे जिनका नाम था रोशन नाथ। इन्होंने क्या कहा था, याद रखना। देखिए, रोशन नाथ जी अपने जाति में बहुत मशहूर थे, क्योंकि ये जितने भी प्रकार के जहरीले खतरनाक सांप होते थे उन्हें वो बड़ी आसानी से पकड़ लेते थे। इसलिए याद रखना, अगर पेपर में आएगा कि जहरीले सांपों को पकड़ने के लिए सबसे जो प्रसिद्ध जो व्यक्ति थे उनका नाम क्या था, तो याद रखना उनका नाम था रोशन नाथ, यानी कि याद रखना कालबेलिया जाति से। इसके बाद देखो, हम लोग पढ़ेंगे केंचुआ के बारे में। और ये केंचुए से बहुत महत्वपूर्ण, ये केंचुआ का जो टॉपिक है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से पेपर में क्वेश्चन आता है। तो जानते हैं केंचुआ के बारे में। केंचुए जमीन में छेद बनाकर मिट्टी को मुलायम कर देते हैं। याद रखना, जो केंचुए होते हैं ये मिट्टी को क्या कर देते हैं, छेद बनाकर मुलायम कर देते हैं। जमीन को इन छेदों से हवा और पानी मिल जाती है, ताकि जो वो जमीन होती है वो कैसी बन जाती है, याद रखना, वो उपजाऊ बन जाती है। इसकी बात देखिए, केंचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं, और इनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है। यानी जो केंचुए होते हैं वो क्या खाते हैं, पत्तियों को खाते हैं पौधे की। और उसके बाद क्या होता है, जो इनसे मल जो निकलता है, इन केंचुओं के मल जो होता है वो जमीन को क्या बनाते हैं, उपजाऊ बनाते हैं। इस चीज को याद रखना। और मेरे भाइयों, केंचुए को किसान का क्या कहा जाता है, किसान का मित्र भी कहा जाता है। ये चीज याद रखना आप लोग। इसके बाद देखिए, इसमें है केंचुए पालन को वर्मी कंपोस्ट या वर्मी कल्चर कहते हैं। अगर हमसे पूछा जाए कि केंचुए पालन को क्या कहा जाता है, याद रखना केंचुए पालन को वर्मी कंपोस्ट कहते हैं या वर्मी कल्चर कहते हैं। तो हमारा केंचुए से क्या क्वेश्चन बनता है, इस चीज को जानना कि केंचुए को किसानों का मित्र कहा जाता है, केंचुए पालन को वर्मी कल्चर कहा जाता है। और याद रखना, केंचुए जो होते हैं जो भी पेड़ की पत्तियां खाते हैं, ये मल जो उनसे निकलता है उससे धरती को क्या बनाते हैं, मिट्टी को हमेशा उपजाऊ बनाते हैं। तो इस चीज के बारे में बच्चा याद रखना। और जो भी भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को शेयर कर अपने दोस्तों के पास, अपने मित्रों के पास, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आगे जानते हैं मलेरिया के बारे में। मलेरिया से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जानते हैं मलेरिया के बारे में। देखिए, मलेरिया रोनाल्ड रोस, यानी कि जो मलेरिया है, याद रखना, इसके बारे में सबसे पहले जो बताया था वो किसने बताया था, इसकी जो खोज की थी वो किसने की थी, रोनाल्ड रोनाल्ड रोस ने की थी, याद रखना। तो देखिए, रोनाल्ड रोस नए सब ने सबसे पहले बताया कि मलेरिया मच्छरों के कारण होता है। तो याद रखना, यह किसने बताया था कि जो मलेरिया होता है मच्छरों के कारण होता है, तो बच्चा याद रखना, ये बताया था रोनाल्ड रोस ने बताया था। और ये कहाँ के निवासी थे, भारतीय मूल निवासी थे। कहाँ के, उत्तराखंड के। कहाँ के निवासी थे, यह उत्तराखंड के निवासी थे। अब देखिए, मलेरिया जो बुखार में कपकपी और ठंड लगती है, जो मलेरिया बुखार होता है उस बुखार के अंदर क्या होता है, तो उसमें कपकपी बनती है, और क्या होता है, दूसरा ठंड लगती है। इस चीज के बारे में याद रखना। थर्ड पॉइंट देखिए, मलेरिया जो होता है वो मादा एनीफ्लिज, यानी कि एनीफ्लिज जो मादा मच्छर होता है उसके काटने से, याद रखना, क्या फैलता है, उसके काटने से मलेरिया फैलता है, ये भी याद रखना। और मलेरिया को दूर करने की जो दवाई होती है, याद रखना, वो कौन सी होती है, सिंकोना की पेड़ की छाल से बनाई जाती है। उस पेड़ की छाल को यानी कि निकाला जाता है, बॉइल किया जाता है, गर्म किया जाता है, उससे बहुत सारी क्या है, या तो लिक्विड फॉर्म में दवाई बनाई जाती है, या फिर क्या होता है, उसकी गोलियां बनाई जाती हैं। तो आपसे अगर पूछा जाए कि मलेरिया को दूर करने के लिए किस वृक्ष से हमेशा जो दवाई या किस वृक्ष की छाल का यूज किया जाता है, तो बच्चा याद रखना वो किया जाता है, सिनकोना का किया जाता है। और जो मलेरिया होता है वो किस मच्छर के काटने से होता है, एनीफिलिस के काटने से होता है। और मलेरिया में क्या होता है, बुखार में कपकपी होती है और ठंड लगती है। इस चीज के बारे में याद रखना। देखिए, इसके बाद हम लोग जानेंगे किसके बारे में, पक्षियों के बारे में। कुछ पक्षी से हम कुछ लोग क्वेश्चन जान लेते हैं, तो याद रखना इस चीज के बारे में, यानी कि पक्षी के बारे में। पक्षियों के पंख अलग अलग रंगों व डिजाइन के होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जितने भी पक्षी होते हैं हर पक्षी के जो पंख होते हैं वो अलग अलग क्या होते हैं, रंग या डिजाइन के होते हैं। अब देखो, इसी में उनके पंख उड़ने में मदद करते हैं, यानी कि उनके जो पंख होते हैं वो कैसे होते हैं, उड़ने में मदद करते हैं। इतना ही नहीं, पंख उनके शरीर को गर्म भी रखते हैं। समय समय पर पक्षियों के पुराने पंख झड़ जाते हैं और नए पंख जो होते हैं वो आते हैं। देखो, जितने भी पक्षियों के पंख होते हैं, आपने देखा होगा कि जो पक्षियां हमेशा अपना जो घोंसला है वो पेड़ पे बनाती हैं। तो जब बरसात होती है, गर्मी पड़ती है, या जब सर्दी होती है, तो जो उनके जो पंख होते हैं वो उनसे क्या है, उनको बचा लेते हैं। तो इस चीज के बारे में याद रखना। अगर हमसे ये पूछा जाए कि जो पक्षियों के जो पंख होते हैं वो किस काम आते हैं, तो याद रखना,
वह उनके शरीर को गर्म रखने के काम आते हैं, और याद रखना इस चीज के बारे में, उनके उड़ने में भी इसे मदद करते हैं। आगे हम लोग जानेंगे गिद्ध के बारे में। तो देखिए गिद्ध के बारे में जानते हैं इस चीज के बारे में। तो गिद्ध होते हैं, याद रखना, गिद्ध मरे हुए जानवर को खाकर पर्यावरण को स्वच्छ रखते हैं। जो गिद्ध होते हैं, पहले आपने देखा होगा वर्तमान समय में कि वर्तमान समय में जो गिद्ध होते हैं उनकी जो संख्या है वो कैसी हो चुकी है, वो बिल्कुल ना के बराबर हमें देखने को मिलते हैं। ऐसा हुआ क्यों है, इस चीज के बारे में जानेंगे। तो याद रखना, जो गिद्ध होते हैं वो पर्यावरण को स्वच्छ बनाते हैं, क्योंकि जितने भी जानवर मर जाते थे उन्हें पहले कौन है, जो गिद्ध होते हैं वो उन्हें खा लेते थे। चाहे गिद्ध हो, चाहे चील हो, या बाज, इनका काम ही क्या होता है, मरे हुए जानवरों को खाना। अब जानते हैं कि गिद्ध कहाँ पर, देखिए गिद्ध मृत पशुओं के शवों को खाकर पर्यावरण एवं प्रकृति की सफाई करते हैं, ये चीज याद रखना। सेकंड पॉइंट क्या बनता है, गिद्ध को प्रकृति का सफाई करता भी कहा जाता है। अगर हमसे पूछा जाए कि प्रकृति का सफाई करता किसे कहा जाता है, तो याद रखना मेरे भाइयों, किसे कहा जाता है, गिद्ध को कहा जाता है। इसी के बाद में याद रखना, एक दवा डाइक्लोफेनाक, एक याद रखना एक दवा थी जिसका नाम क्या है, डाइक्लोफेनाक नामक दवाई थी, जो किसे दी गई थी, और इस दवाई को खाने के बाद यदि किसी पशु की मौत हो जाती है तो उसके खाने में इसकी मृत्यु हो गई थी। यानी याद रखना, एक दवा थी, जो दवा थी याद रखना, डाइक्लोफेनाक नामक एक दवा थी, जो पशुओं ने खा ली थी। जब पशुओं की मृत्यु हुई तो उन जब मरे हुए पशुओं को जब गिद्धों ने खाया, तो गिद्धों ने खाने की वजह से गिद्धों की भी जो मृत्यु है स्वाभाविक रूप है भाई, पशुओं ने अगर उस दवा को खाया तो उसका जो जहर होगा वो कहीं ना कहीं पशु की बॉडी में होगा। अब गिद्ध जैसे उनकी बॉडी को खा रहे थे, तो वो दवा क्या है, गिद्धों के अंदर भी चलेगी, जिसकी वजह से बहुत सारे गिद्धों की मौत भी हो गई थी। तो इसी की वजह से क्या कहा जाता है कि जो गिद्ध होते हैं उनकी संख्या भाई क्या होगी थी, याद रखना, कम हो गई थी, तो उसके खाने से उनकी मृत्यु हो गई थी। अब देखो ये याद रखना आप लोग कि गिद्ध, चील, बाज जो होते हैं वो मनुष्य से कितना अधिक देख सकते हैं, वो मनुष्य से 4 गुना अधिक देख सकते हैं। यानी कि जो हम जितना भी देख सकते हैं, हम मनुष्य जो है वो कितना भी देख सकते हैं, हमसे 4 गुना हमेशा कौन देखता है, याद रखना, हमसे 4 गुना अधिक हमेशा या तो गिद्ध देखता है, या चील देखता है, या फिर बाज देखता है। इस चीज के बारे में भी आप लोग याद रखना। चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ेंगे चील के बारे में। चील से क्या हमारे क्वेश्चन बनते हैं, इस चीज के बारे में जानते हैं। देखो चील चूहे खाती है, चील क्या खाती है, चूहे खाती है। उसकी पूंछ लंबी और खांचे वाली होती है, यानी कि जो चील की पूंछ होती है वो कैसी होती है, वो लंबी होती है और खांचे वाली होती है। उसके बाद पढ़ते हैं, चील सबसे ऊंची डाल पर घोंसला बनाती है। याद रखना, जो चील होती है वो सबसे ऊंची डाल पर घोंसला बनाती है। ये चीज आप कौवा के बारे में भी सुनोगे कि कौवा भी जो होता है, कौवा भी हमेशा ऊंची ही डाल पे क्या बनाता है, घोंसला बनाता है। लेकिन अगर ऑप्शन में पहली बात तो दोनों नहीं मिलेंगे, अगर एक दोनों आ जाते हैं तो ऑप्शन क्या लगाओगे आप, चील लगाओगे। उसके बाद पढ़ते हैं, देखो चील का घोंसला सबसे बड़ा होता है। चील का घोंसला कैसा होता है, सबसे बड़ा होता है। चील मनुष्य से 4 गुना अधिक देख सकता है। जो चील है वो मनुष्य से कितना अधिक देख सकता है, वह मनुष्य से 4 गुना अधिक देख सकता है। इसका जो घोंसला होता है वो 4 से 5 फीट का होता है। चील का जो घोंसला होता है, याद रखना, वो कितने फीट का होता है, 4 से 5 फीट का होता है। और साल दर साल अपने घोंसले का क्या करती है, इस्तेमाल करता रहता है। यानी कि जो चील होता है वह एक बार घोंसला बनाने के बाद साल दर साल क्या है, उसी घोंसले में अंडे देता रहता है, उसी घोंसले को यूज करता रहता है। हमसे पेपर में आता है कि चील क्या खाती है, तो चील क्या खाती है, याद रखना, चूहे खाती है। चील का घोंसला सबसे बड़ा होता है। चील सबसे ऊंचाई पर अपना घोंसला बनाती है, याद रखना। और ये मनुष्य से कितना अधिक देख सकती है, 4 गुना अधिक देख सकती है। और इसकी घोंसले की याद रखना कितने फिट का होता है, 4 से 5 फीट का इसका घोंसला होता है भाई। चलिए चील से जुड़ी हुई हमने चीज पढ़ चुके हैं। अब हम लोग जानेंगे किसके बारे में, उल्लू के बारे में। महत्वपूर्ण चीजें हैं भाई। अगर आप में से जितने भी भाई नए चैनल के साथ जुड़ रहे हैं तो याद रखना, वीडियो को भाई क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। किसी को नोट्स चाहिए तो 9991158665 इस नंबर से आप लोग क्या है बच्चा याद रखना, नोट्स ले सकते हो। या आप लोग टेलीग्राम से जुड़ सकते हो, जिसका नाम क्या है, जीत मंत्रा। जिसका नाम क्या है, याद रखना, जीत मंत्रा। आप इस टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हो, इस चीज के बारे में याद रखना। आप या तो टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ सकते हो, या फिर आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो। जो आप नोट्स है वो नोट्स ले सकते हो, इस चीज़ के बारे में याद रखना आप लोग। अब जानेंगे उल्लू के बारे में भाई, उल्लू के बारे में देखते हैं। देखिए उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। तो उल्लू कितने डिग्री पर घुमा सकता है, अगर लगभग कहूँ तो 360 डिग्री पे घुमा सकता है। लेकिन अगर एग्जैक्टली बात करता हूँ तो जो उल्लू होता है वो अपनी गर्दन को कितने, 270 डिग्री पर लगभग घुमा सकता है। और वैसे ऑप्शन में क्या दिखाई देगा आपको, 360 दिखाई देगा लगभग में। लेकिन अगर पूछा जाए कि बिल्कुल फिक्स कितनी घुमा सकता है, तो याद रखना 270 जो है वो घुमा सकता है।
उसके बाद जानते हैं उल्लू की आंखें मनुष्य की तरह सीधी होती है। याद रखना, उल्लू एक ऐसा पक्षी है जिसकी आंखें बिल्कुल कैसी होती है, मनुष्य की तरह बिल्कुल सीधी। वरना जितने भी और पक्षी होते हैं उनकी जो आंखें होती है वो हमेशा साइड में होती हैं, लेकिन उल्लू की ही एक ऐसा पक्षी है जिसकी जो आंखें होती है बिल्कुल इंसानों की तरह होती है, बिल्कुल फेस पे बिल्कुल सीधी होती है। उल्लू सुनसान जगह में और सूखे पेड़ों में अपना घोंसला बनाते हैं और रात्रि में जागते हैं। याद रखना, जो उल्लू होते हैं, उल्लू रात के समय ही क्या करते हैं, वो जागते हैं। दिन में अपने पेड़ पर बैठे रहेंगे, जो पेड़ कैसा होगा, सुनसान इलाकों में रहेगा, सूखा रहेगा। और रात के समय ये पौधे क्या करने लगते हैं, रात के समय है ये उल्लू उन पेड़ों से उड़कर हमेशा अपने भोजन या शिकार की तलाश में निकलते हैं। देखो, उल्लू के झुंड को क्या कहते हैं, याद रखना बच्चा, उल्लू के झुंड को संसद कहा जाता है। अगर पूछा जाए कि किस पक्षी के झुंड को संसद कहते हैं, तो याद रखना उल्लू के झुंड को संसद कहा जाता है। उल्लू अपनी गर्दन को 360 डिग्री घुमा सकते हैं। जो चीज अभी बताई थी वही चीज आ चुकी है कि उल्लू अपने गर्दन को कितना घुमा सकता है, 360 डिग्री घुमा सकता है। इसे रात्रिचर प्राणी कहते हैं। अगर पूछा जाए कि रात्रिचर प्राणी किसे कहा जाता है, तो याद रखना रात्रिचर प्राणी कहा जाता है उल्लू को। और जो भी प्राणी रात में यानी देख सकते हैं, वो हर चीज को कैसी दिखाई देंगे, वो सभी चीजों को काली या सफेद रंग की देखेंगे। या चीज ये भी आप लोग याद रखना, यह हर चीज को काली और सफेद रंग की देख सकते हैं। तो चलिए, उल्लू के बारे में हम लोगों ने जाना कि जो उल्लू होता है, याद रखना बच्चा, उल्लू के झुंड को क्या कहते हैं, उल्लू के झुंड को कहा जाता है संसद कहा जाता है। ये चीज याद रखना आप लोग। चलिए उसके बाद जानते हैं आगे भाई। भाई अगर मजा आ रहा हो तो वीडियो को क्या कर दो, वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अपने दोस्तों के पास, अपने मित्रों के पास। जल्दी से भाई वीडियो को शेयर कर दीजिए, जल्दी से। इसके बाद देखिए आगे जानते हैं हम लोग गौरैया के बारे में। तो गौरैया के बारे में हम लोग जानेंगे कि गौरैया से क्या किस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे। आप लोग ध्यान देना, गौरैया अपना घोंसला कहीं भी बना लेती है। यानी गौरैया जो होगी वो अपना घोंसला कहाँ क्या है भाई, कहीं भी बना सकती है। जैसे अलमारी रही, आईने के पीछे रहे, दीवार पर, याद याद रखना। यानी कि अगर मैं गौरैया की बात करता हूँ तो गौरैया एक चिड़िया होती है। वो चिड़िया जो होती है, याद रखना, वो अपना घोंसला कहीं भी बना सकती है, चाहे वो अलमारी हो, आईने के पीछे हो, घर के अंदर दीवार हो, कहीं पर भी घोंसले बना सकती है। और ये याद रखना, जो गौरैया दिवस होता है वो कब मनाया जाता है मेरे भाइयों, ये 20 मार्च को मनाया जाता है। अगर हमसे पूछा जाए कि गौरैया दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखना 20 मार्च को मनाया जाता है। अब इसी के बाद जानेंगे मैना के बारे में। देखो, मैना झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है। अगर हमसे पूछा जाए वह कौन सा पक्षी है जो अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे करता है, तो याद रखना वो है मैना है। इसी के बाद में जानेंगे हम लोग फाख्ता के बारे में, डव के बारे में जानेंगे। भाई देखिए, फाख्ता कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के पेड़, बेटा याद रखना, मेहंदी के पेड़ में अपना घोंसला बनाता है। यानी कि जो फाख्ता होता है, या तो वो जो कैक्टस जो कांटे वाले, बच्चे याद रखना, पेड़ होते हैं, या मेहंदी का जो पेड़ होता है, हमेशा उन्हीं के बीच में क्या बनाता है, उन्हीं के बीच में हमेशा घोंसला बनाता है। चलिए इसी के बाद जानते हैं हम लोग, ध्यान देना किसके बारे में भाई, कौवा के बारे में। यानी कि हम जानेंगे कौवा के बारे में। तो देखिए, कौवा से किस तरीके से हमारे क्वेश्चन आएंगे, इस चीज के बारे में जानते हैं। कौवा काले पंखों वाला होता है। कौवा कैसा होता है, याद रखना, काले पंखों वाला होता है। और काव काव करता है। कौवा क्या करता है, काव काव करता है। ये चीज याद रखना, आप लोगों ने हमेशा देखा होगा, जो कौवा होता है वो क्या करता है, हमेशा काव काव करता रहता है। कौवा ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। कौवा के घोंसले में लोहे के तारों का इस्तेमाल किया जाता है। कौवे के जो घोंसला होता है उसमें किसका इस्तेमाल किया जाता है भाइयों, याद रखना, इसमें इस्तेमाल किया जाता है, कौवे के घोंसले में लोहे के तार का इस्तेमाल होता है। और कोयल कौवा के घोंसले में अंडे देती है। याद रखना, कोयल एक ऐसा पक्षी है जो कभी घोंसला नहीं बनाता है। वो हमेशा जो अंडा देता है वो कहाँ देता है, वो कौवा जो कौवा होता है उसके घोंसले में अंडे देता है। लेकिन आगे चल के कौवे को ये पता भी नहीं होता है कि मेरे घोंसले में जो अंडे हैं वो मेरे हैं या कोयल के। उसके अपने खुद के भी घोंसले वो रहेंगे, या कुछ अंडे किसके होते हैं, कोयल के। अब जैसे ही वो अंडे की रखवाली करता है बिल्कुल अपने अंडों की तरह, उसमें से जब कोयल के बच्चे बाहर निकलते हैं, वो काई काई ना करके भाई कोयल की आवाज में बोलते हैं, तो वो क्या होते हैं, फिर वहां से उड़कर चले जाते हैं। तो अगर उससे पूछा जाए कि कोयल जो है वो अपने अंडे कहाँ देती है, तो याद रखना वो कौवे के घोंसले में देती है। दूसरी याद रखना, कौवा भी ऊंची डाल पर ही घोंसला बनाता है। कौवे के जो घोंसले में क्या लगे, तो लोहे के तार हमेशा देखने को आपको मिलते हैं। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं भाई हम लोग। अब जानेंगे कठफोड़वा चिड़िया के बारे में। कठफोड़वा चिड़िया से क्या क्वेश्चन बनेगा, इस चीज के बारे में जानना। देखिए, कठफोड़वा जो चिड़िया है, पेड़ों के तने में छेद करके उसमें छिपे कीड़ों को खाती है। यानी कि जो कठफोड़वा चिड़िया होती है बच्चे, क्या करती है, पेड़ों के तनों में छेद करके उसमें जो कीड़े छिपे होते हैं उन्हें खाती है। और घोंसला पेड़ के तनों में बनाती है। और ये घोंसला फिर क्या करती है, उन्हीं तनों में क्या बना लेती है, अपना घोंसला बनाती है। और घोंसला बनाने के बाद में याद रखना वहीं पर ये रहना प्रारंभ कर देती है। देखिए,
कठफोड़वा पेड़ के तने में छेद बनाता है और वहां छिपे हुए कीड़े को खा जाता है। तो यही चीज होगी सेम, यानी कठफोड़वा का काम क्या होता है याद रखना, पेड़ का जो तना होता है उसमें छेद बनाना, और छेद करने के बाद में क्या करते हैं याद रखना, छेद करने के बाद में वहां पर छिपे हुए कीड़ों को ये खा जाती है। इसके बाद में हम लोग जानेंगे मेरे भाई, याद रखना दर्जन चिड़िया के बारे में। दर्जन चिड़िया क्या है इसे याद रखना। दर्जन चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सीकर अपना घोंसला बनाती है। और याद रखना दर्जन चिड़िया को ही टेलर चिड़िया के नाम से भी जाना जाता है। टेलर चिड़िया का मतलब क्या है, टेलर चिड़िया का मतलब है कि ये घोंसलों को इस तरीके से बनाती है पेड़ पर, और वो घोंसले हमेशा क्या है पेड़ की डाल पर लटके हुए रहते हैं, वो गिरते भी नहीं हैं। वो कितना भी आंधी आ जाए तूफान आ जाए वो कभी नहीं गिर सकते, क्योंकि इस तरीके से सिलकर उन्हें बनाती है, इसलिए इसका नाम क्या है, इसलिए इसे भाई टेलर पक्षी के नाम से जाना जाता है। अगर किसी भाई को नोट चाहिए तो वह इस नंबर पर क्या है कांटेक्ट कर सकता है, 9991158665। और यूट्यूब के माध्यम से आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, याद रखना बच्चा, सीटेट का जो आपका एग्जाम रहेगा उसका पूरा सिलेबस कराने की जो पेडागोजी होगी, सीडीपीआई पेडागोजी से कराने की जो जिम्मा रहेगा वो किसका रहेगा भाई, वो हमारा रहेगा। आप चैनल के साथ बने रहें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अब जानते हैं मोर के बारे में, याद रखना मोर राष्ट्रीय पक्षी है। इसे 26 जनवरी 1963 को भारत का क्या माना था, राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। अगर पेपर में आ जाए हम लोगों से कि मोर को कब राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था, तो याद रखना 26 जनवरी 1963 को मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था भाई। चलिए इसके बाद जानते हैं हम लोग आगे। बच्चे याद रखना, अब हम लोग पढ़ेंगे वीवर पक्षी के बारे में। वीवर पक्षी क्या है इस चीज के बारे में जानेंगे। देखिए, अगर वीवर पक्षी की बात करता हूँ तो वीवर नर वीवर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं, यानी कि जो नर वीवर पक्षी होगा वह अपने अपने घोंसले बनाता है, और घोंसले बनाने के बाद में वहां पर फिर जो मादा वीवर पक्षी होता है वो उन घोंसलों को देखता है, जो भी घोंसला उसे सबसे अच्छा लगता है वो उसी घोंसले में क्या है रहना शुरू कर देती है, उसी घोंसले में वो अंडे देती है। तो ध्यान देना इस चीज के बारे में। देखो, मादा वीवर उन सभी घोंसलों को देखती है, फिर उनमें से जो घोंसला सबसे ज्यादा पसंद आता है उसी में वे अंडे देती है, ये चीज याद रखना। यानी कि भाई जो वीवर जो पक्षी होता है इनका क्या होता है, उनका स्वयंवर होता है। क्या होता है, उनका स्वयंवर होता है। यानी कि जो पक्षी है, यानी कि जो मादा वीवर होते हैं वो एक एक करके क्या है घोंसलों को देखेंगे, जो भी घर उन्हें अच्छा लगेगा, जो भी घोंसला अच्छा लगेगा उसी घर में वो क्या करते हैं याद रखना, अंडे देते हैं भाई। नेक्स्ट जानेंगे कलचिड़ी के बारे में। कलचिड़ी के बारे में जानिए। देखिए, कलचिड़ी पत्थरों के बीच अपना घोंसला बनाती है। किसके बीच बनाती है, पत्थरों के बीच अपना घोंसला बनाती है। इनके घोंसले में पौधों की नाजुक टहनी, जड़ें, फूल वाले रुई सब बिछा रहता है। यानी कि जो कलचिड़ी जो होता है याद रखना है पत्थरों के बीच में क्या बनाती है, हमेशा अपना घोंसला बनाती है। और इनके घोंसलों के अंदर पौधे की जो नाजुक टहनियां होती हैं, जड़ें होती हैं, ऊन होते हैं याद रखना, या रुई होते हैं, सब चीज इनके घोंसले के अंदर पाई जाती है। यह छोटे छोटे कीड़े खाती है। और इनकी चोंच अंदर से कैसी होती है याद रखना बच्चा, इनकी जो चोंच होती है वो अंदर से हमेशा लाल होती है। अब देखिए, अब जानेंगे कबूतर के बारे में। कबूतर से भी आपके पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलता है। कबूतर पुराने मकान या खंडर में घोंसला बनाता है। जो कबूतर होते हैं वो अपना जो घर बनाते हैं, घोंसला बनाते हैं, वो कहाँ पर बनाते हैं याद रखना मेरे भाइयों, ये हमेशा घोंसला बनाते हैं आपके कहाँ पर, पुराने मकान रहेंगे या खंडर रहेंगे वहीं पर ये हमेशा घोंसला बनाते हैं। अब देखिए नोट करके, कौआ, गिलहरी, बिल्ली और चूहे मौका देखते ही अंडे चुरा लेते हैं, कई बार घोंसलों को भी तोड़ देते हैं। यानी कि चाहे कौआ रहे, गिलहरी रहे, बिल्ली रहे या चूहा रहे, ये अगर इन्हें किसी का अंडा मिल गया तो याद रखना है घोंसलों से अंडे चुरा लेंगे, और इन्हें अगर जरूरत पड़ी तो याद रखना है उस घोंसले को भी तोड़ देंगे भाइयों। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में देखिए, अब देखते हैं पक्षियों की चोंच के बारे में, क्योंकि आपके एग्जाम में हमेशा देखने को मिलता है कि पक्षियों की चोंच के बारे में। देखिए, अगर मैं बात करता हूँ किसकी, बाज की बात करता हूँ, चील की करता हूँ, गिद्ध की करता हूँ, ये जैसे यानी क्या रखना, बाज, चील और गिद्ध जैसे मांसाहारी जो पक्षी होते हैं इनकी जो चोंच होती है रखना वो छोटी होती है और कैसी होती है, हुक की तरह मुड़ी हुई होती है भाई, याद रखना। अगर पेपर में पूछा जाए जो मांसाहारी पक्षी होते हैं उनकी चोंच किस प्रकार की होती है, याद रखना इनकी छोटी चोंच रहेगी और हुक की समान यानी टेढ़ी चोंच रहेगी, हुक के समान रहेगी, ये चीज याद रखना आप लोग। अब जानेंगे तोते के बारे में। देखिए, तोते की घुमावदार चोंच होती है जो फल कुतरने में मदद करती है, यानी तो तोते की चोंच होती है वो कैसी होती है, घुमावदार चोंच होती है। और ये किसे कुतरने में हेल्प करती है, यह कुतरने में हेल्प करती है बच्चा, याद रखना किसको, फल को। नेक्स्ट उसके बाद में कबूतर के बारे में। देखिए, अगर मैं कबूतर की बात करता हूं तो इस चीज के बारे में याद रखना,
कबूतर, गौरैया आदि में चोंच छोटी, यानी कि जो कबूतर होता है, गौरैया होती है, इनकी चोंच छोटी होती है, चौड़ी और मजबूत होती है। ऐसी चोंच अनाज के दानों को तोड़ने में सक्षम होती है। यानी कि जो चोंच छोटी और चौड़ी रहेगी, वो किसका काम क्या होता है, अनाज के दानों को तोड़ने में क्या होती है, वो सक्षम होती है। और वो किस किस की चोंच होती है, कबूतर की या गौरैया की चोंच होती है। अब जानेंगे मछली के बारे में। मछली पकड़ने वाली चिड़िया चिड़िया जैसे सारस हो गया, बगुला हो गया आदि की चोंच लंबी एवं पतली सुई जैसी होती है। आपने देखा होगा कि जो भी मछलियों को खाते हैं, जो भी पक्षी, जैसे बगुला हो गया, सारस हो गया, उनकी चोंच हमेशा लंबी रहेगी और कैसी रहती है भाई, बिल्कुल सुई जैसी पतली होती है। अगर उनके जैसी मछली आती है तो क्या होता है, तुरंत वो उस मछली को पकड़ लेते हैं और वो मछली उनकी चोंच से कहीं भाग भी नहीं पाती। तो याद रखना, इनकी जो चोंच होती है वो कैसी होती है, चोंच लंबी और पतली सुई जैसी होती है मेरे भाई, याद रखना। इसके बाद में जानेंगे हम लोग, कुछ पक्षियों की चोंच निष्पदन यानी कि कैसे बड़े प्राणी जैसी होती है, यानी छानने की प्रणाली होती है। यानी कुछ जो पक्षी होते हैं, इसका मतलब क्या होता है, निष्पदन का मतलब होता है कि इनकी जो चोंच होती है वो फिल्टर वाली होती है। कैसी होती है बच्चा, फिल्टर वाली होती है। जैसे बहुत बार क्या होता है कि इनकी चोंच में जब ये किसी जीव का कीड़े खाते हैं तो मिट्टी वगैरह भी आ जाती है, गंदगी आ जाती है, तो उसे जो छानने का काम करता है उस चोंच को क्या कहते हैं, याद रखना, उसे कहा जाता है निष्पदन कहा जाता है। ये चीज आप याद रखना। देखिए मैंने क्या कहा है, कुछ पक्षियों की चोंच में निष्पदन प्रणाली होती है, यानी छानने की प्रणाली होती है। इन पक्षियों के उदाहरण कौन कौन से, हंस हो गया, जैसे बतख हो गया आदि। ऐसे पक्षी पानी के आसपास रहते हैं तथा अपना भोजन चोंच में लेने के बाद अन्य पदार्थ जैसे कीचड़ रहा आदि को अलग कर देते हैं। तो इसी को क्या कहा जाता है बच्चा, देखना, इसी को कहा जाता है हमेशा निष्पदन। जो चोंच होती है वो यही प्रणाली होती है, यानी कि उनमें पानी के साथ साथ अगर कोई कीचड़ वगैरह, मिट्टी वगैरह या कोई और दूसरी चीज चली जाती है तो उसे छानने का जो काम करती है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है निष्पदन कहा जाता है। आप कभी भी देखना हंस और बतख की चोंच के बारे में ध्यान रखना। आगे देखिए, इसके बाद हम लोग जानेंगे, जैसे यहाँ पर आपको दे रखा है, किस चीज के बारे में बच्चे ध्यान देना। अगर मैं बात करता हूँ किसके बारे में, तो देखो, अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर मांस, ये है जो ये वाली चोंच है, ये वाली देखो इस तरीके से चोंच बनी हुई है। तो ये चोंच बनी हुई है बच्चे, ये किसकी है, ये है मांस चीरने फाड़ने वाली चोंच है। अब देखो ये है लकड़ी में छेद करने वाली चोंच, जो है वो इस तरीके से है। अब ये देखो ये कौन सी है, अगर इसकी बात करता हूँ, ये इस तरीके से बनी हुई है, ये है फूलों का रस चूसने के लिए चोंच होती है। अगर ये कोई देखिए बिल्कुल एकदम लंबी सी इस तरीके से चोंच बनी हुई, ये है कीचड़ में छानबीन करके कीड़े खोद कर निकालने के लिए होती है। और याद रखना, जो इस तरीके से बनी होती है आपकी चोंच, इस तरीके से ये होती है बाजों को, सॉरी, जो इनकी बीजों को दबाकर तोड़ने के काम आती है। तो भी मैंने आपको किसके बारे में बताया था, कबूतर और उसके बारे में बताया था, याद रखना बच्चा, गौरैया के बारे में। और जो ये वाली होती है, ये वाली इस तरीके से चोंच होगी, इस तरीके से ये जो चोंच होती है, याद रखना, ये होती है काटने के लिए चोंच होती है, याद रखना। और इस चीज के बारे में याद रखना, जितनी भी जो चीज बाज रही, चील रही या गिर रहे, जो मांसाहारी जीव होते हैं, इनकी जो चोंच होती है वो किसकी तरह होती है मेरे भाइयों, वो हुक की तरह होती है। चलिए आगे जानते हैं इसी के बाद हम लोग। चलिए बच्चा ठीक है, इसी के बाद अब हम लोग किसके बारे में जानेंगे, याद रखना, अब जानेंगे हम लोग अलबरूनी के बारे में। अलबरूनी याद रखना कहाँ से है, किस देश से आए थे, उज्बेकिस्तान से आए थे। और ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है, याद रखना कि अलबरूनी जो है वो किस देश से आए थे, तो याद रखना उज्बेकिस्तान से आए थे, याद रखिए भाई। 1000 से भी ज्यादा साल पहले एक यात्री भारत के अंदर आए थे, इनका नाम था अलबरूनी, याद रखना। यानी 1000 साल से पहले, यानी 1000 से भी पहले जो आए थे वो कौन थे, वो भारत के अंदर एक यात्री आए थे जिनका नाम था अलबरूनी। खासतौर से वे जो उन्हें अपने देश से अलग है, याद रखना, इन्होंने देखा कि यहाँ पर भारत के अंदर उनके देश से क्या क्या चीजें अलग हैं, क्या क्या चीजें अलग नहीं है, इस चीज के बारे में उन्होंने जाना। तो देखिए, अलबरूनी जिस देश से आए थे उसका नाम था उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान था। अलबरूनी दस बहुत ही बारीकी से चीजों और जगहों को देखा और उनके बारे में लिखा। यानी कि उन्होंने बहुत ही, अलबरूनी ने, याद रखना बच्चा, बहुत ही बारीकी से चीजों को और जगहों को देखा और उसके बारे में लिखा था, ये चीज याद रखना।
अब जानेंगे, देखिए अल बरूनी उस समय के तालाबों के बारे में लिखते हैं कि यहाँ के लोग तालाब बनाने में तो माहिर हैं, अगर हमारे देश के लोग इन्हें देखें तो हैरान रह जाएंगे। अल बरूनी का कहना था कि भारत के अंदर जिस प्रकार के तालाब हैं, अगर हमारे यहाँ के देश यानी हमारे देश के लोग अगर इन तालाबों को देखेंगे तो भाई क्या हो जाएंगे, बड़े हैरान हो जाएंगे। क्योंकि पहले उस समय भारत के अंदर जो पानी पीने की जितनी भी चीजें बनाई जाती थी, उस समय तालाबों में ही पानी को रखा जाता था। पानी के संरक्षण को किसके में रखा जाता था, तालाबों में। बहुत बड़े बड़े भारी पत्थरों को लोहे के कुंजों और सरियों से जोड़कर तालाब के चारों तरफ चबूतरे बनाए गए थे। यानी कि तालाब के चारों तरफ क्या कर रखा था, इन्होंने लोहे के कुंडों और सरियों को जोड़कर तालाब के चारों तरफ क्या है, चबूतरे बना रखे थे। और इसी के बाद इन चबूतरों के बीच में ऊपर से नीचे जाती हुई सीढ़ियों की लंबी कतारें होती हैं। लोगों के उतरने चढ़ने के रास्ते अलग अलग होते हैं। यहाँ कभी भीड़ लगने से परेशानी नहीं होती, याद रखना। उतरने और चढ़ने के लिए अलग अलग रास्ते होते हैं, सीढ़ियाँ होती थी। और अगर कितनी भी भीड़ हो जाए, लेकिन यहाँ पर कभी भी किसी व्यक्ति को ना तो चढ़ने में और ना ही उतरने में कोई परेशानी होती थी। अब अलबरूनी की एक बहुत फेमस पुस्तक थी जिसमें इन्होंने इस तालाबों का वर्णन किया था, तो याद रखना वो कौन सी थी। उस किताब का नाम था उल हिंद। क्या था, याद रखना, उस किताब का नाम था उल हिंद था। और इसी उल हिंद किताब में इन्होंने पूरे के पूरे, याद रखना, किसका वर्णन कर रखा था, इस किताब के अंदर उन्होंने पूरा वर्णन कर रखा था बच्चा, याद रखना, किसके बारे में, भारत के अंदर तालाबों के बारे में लिख रखा था। तो किताब उल हिंद, ये पूरा इसका नाम था किताब का, याद रखना भाई। चलिए आज के लिए इतना ही। भाई वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और जो भी बच्चा नया इस वीडियो के साथ जुड़ा है वो अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ शेयर कर दें। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।